स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग डोमिनेंट पोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। डोमिनेंट पोल्स क्या होते हैं किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ, राइट, कुछ चीज़ें समझते हैं पहले, फिर हम चलेंगे इस कंसेप्ट की तरफ। क्या है ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसका एक पोल है जो 1 पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने इनपुट दिया हुआ है RS और आउटपुट आपको मिल रहा है CS। एक दूसरा सिस्टम है जिसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो S+5 ले लेते हैं, 5 क्या 2 लेते हैं, राइट, S+2। RS CS। एंड लास्ट मेरे पास एक थर्ड सिस्टम है जिसका जो सिस्टम फंक्शन है S+15 है, RS CS। ये सिस्टम 1 है, ये मेरा सिस्टम 2 है, और ये मेरा सिस्टम 3 है। ये मेरे पास 3 सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया यार, मेरे पास 3 सिस्टम है 1, 2 एंड 3। मैंने क्या किया, इनका इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट किया। व्हाट इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स? सिस्टम 1 लेके चलते हैं। सिस्टम 1 इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, हम इनपुट को क्या कर देते हैं, RS को 1 कर देंगे। देन इसके कोरोस्पोंडिंग जो आउटपुट आएगा CS या सॉरी CT। टाइम डोमेन की बात करते हैं। अगर मैं टाइम डोमेन में इनपुट की बात करूं, R(t) की वैल्यू कितनी है, del(t). तो जो मेरे पास सिस्टम रेस्पॉन्स आएगा CT, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पल्स रेस्पॉन्स h(t). जब आपने इनपुट क्या कर दिया, इम्पल्स फंक्शन कर दिया, इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1। तो जो सिस्टम का रेस्पॉन्स आएगा उसको बोलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स, राइट। अब मेरा फर्स्ट सिस्टम है जिसमें जो आपको h(s) दिया हुआ है, h(s) किसके इक्वल होता है, ट्रांसफर फंक्शन CS/RS। वो कितना गिवन है, 1/S+1, राइट। तो अगर आपको सिस्टम फंक्शन गिवन है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन से इम्पल्स रेस्पॉन्स। ये चीज मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका कि इम्पल्स रेस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली लैप्लास इनवर्स ऑफ H(s). तो आपने सिग्नल सिस्टम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है h(t), वो किसके इक्वल होता है, h1(t) ले लेते हैं। फर्स्ट सिस्टम है अपना h1(s), h1(t). तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, e⁻t u(t). ये मेरा फर्स्ट सिस्टम का रेस्पॉन्स आया। ऐसे ही मैं सेकंड सिस्टम की बात करूंगा, सिस्टम 2 की बात करेंगे। सिस्टम 2 के केस में H2S किसके इक्वल है, कितना गिवन है यहाँ पे, तो ये सिस्टम फंक्शन हो जाएगा 1/S+2, राइट। H2t की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, H2t की वैल्यू आएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/S+2। एंड लाप्लास इनवर्स कितना होगा इसका, h(t) = e⁻−2t u(t). ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास 1/S+a है और इसका आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻−at u(t). तो इसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एक सिस्टम 3 है। अब हम सिस्टम 3 की बात करते हैं। जो मेरा सिस्टम 3 है उसका जो H3S है वो कितना गिवन किया उसने आपको, 1/S+15। एंड यहाँ से S3t की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/S+15, जिसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी e⁻−15t u(t). अब अगर मैं इनके रेस्पॉन्स को ड्रॉ करूँ, मेरे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हो गई। H1t किसके इक्वल आया आपके पास, e⁻−t u(t). H2t किसके इक्वल आया, e⁻−2t u(t). और लास्ट H3t किसके इक्वल है मेरे पास, e⁻−15t u(t). ये मेरे पास 3 चीज़ें अवेलेबल होगी यहाँ पे। क्लियर हुई बात। अगर मैं इन तीनों के रेस्पॉन्स को ड्रॉ करता हूँ,
इसी से आपको क्लियर होगा डोमिनेंट पोल कंसेप्ट क्या है। ये मेरा T है, ये मेरे H ऑफ T। तो सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू सबकी 1 रही होगी। ओके, तो फर्स्ट रेस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा ये कुछ इससे आएगा। अब हम सेकंड रेस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं। सेकंड रेस्पॉन्स क्या आएगा आपके पास, देखो H2T, ये कितना था फर्स्ट रेस्पॉन्स जो आया था मेरे पास, e की पावर माइनस टी u ऑफ t। सेकंड रेस्पॉन्स कितना है H2T, वो देखो e की पावर माइनस 2t है, तो वो इससे थोड़ा फास्ट डीके करेगा, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ लाई करेगा, इससे जस्ट नीचे की तरफ वो लाई करेगा, थोड़ा सा फास्ट डीके करेगा। एंड जो आपका H5T है, 15T है सॉरी, वो क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा फास्टली डीके करेगा एंड अपनी रेस्पॉन्स की वैल्यू पे सेटल हो जाएगा। क्लियर है। जो मेरा सेकंड वाला है H2T, वो सेकंड रेस्पॉन्स ये रहा, एंड लास्ट रेस्पॉन्स H3T ये आपके पास है। ठीक है, तो मेरे पास तीन रेस्पॉन्स हैं, H1T, ये H2T, ये H1T। अब अगर आप फिगर से देख रहे हो तो मेरा जो H1T है वो स्लोली अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू के साथ सेटल हुआ है। जो मेरा सेकंड सिस्टम है उसमें भी जो मेरा H2T है वो भी थोड़ा स्लोली अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ सेटल हुआ है, बट जो H3T है वो बहुत फास्टली अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ सेटल हुआ है। यहाँ से मेनली ये चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर ये तीन पोल्स है वो रिलाई कर रहे हैं, तीन पोल, तो जो सिस्टम का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है मेनली वो किससे इफेक्ट होगा, उस पोल की वजह से ज़्यादा आएगा जो ओरिजिन के नियरर है। अगर मैं इन तीनों के सिस्टम के पोल्स और जीरोज को प्लॉट करूं तो इसके पोल्स कहाँ कहाँ आएंगे। फर्स्ट पोल जो है फर्स्ट सिस्टम S1 सिस्टम का जो फर्स्ट पोल है -1 पे आएगा। S2 सिस्टम के जो पोल है मेरे पास वो कितने पे थे, -2 पे था। और जो लास्ट सिस्टम है S3 उसका जो पोल है वो है -15 पे। तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है यार, अगर मेरा पोल जो है ओरिजिन के पास लाई कर रहा है तो उसकी वजह से जो सिस्टम का रेस्पॉन्स है स्लो हो जा रहा है, एंड जैसे जैसे मैं पोल्स को ओरिजिन से दूर लेके जा रहा हूँ सिस्टम का रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होते जा रहा है। किसकी वजह से, उस पोल की वजह से। अब अगर मैं एक ओवरऑल सिस्टम की बात करता हूँ जिसके अंदर ये तीनों पोल्स हैं, तो 15 वाले पोल की वजह से तो मेरा जो सिस्टम है वो लगभग मेरे लिए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या है, नेग्लिजिबल होगा। केवल जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, डोमिनेंस शो करेंगे, वो केवल दो ही फैक्टर शो करेंगे। वो कौन कौन से, e की पावर -t, e की पावर -2t, qt। सो अब मेरा काम क्या है यार, अगर मेरे सिस्टम के अंदर तीन पोल्स हैं, कौन कौन से पोल्स अवेलेबल हैं आपके पास, 1/s+1, s+2 एंड s+15, ये मेरा h ऑफ s है। ठीक है, तो यार जो मेरे सिस्टम का ट्रांजिएंट, क्योंकि हम जब डिजाइन करते हैं कंट्रोल सिस्टम को तो हमारा जो मेन फैक्टर होता है जो हमारे कंट्रोल सिस्टम को इफेक्ट करता है वो क्या होता है, बेसिकली उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है। जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वही सिस्टम का हमारा क्या करता है, ट्रांजिएंट बिहेवियर। ठीक है, ट्रांजिएंट बिहेवियर हमारे सिस्टम के डिजाइन और एनालिसिस को इफेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर मैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पे बात करता हूं तो क्या इस S+15 का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू दीज टू, नहीं पड़ेगा। सो हम इस पोल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है आपको, डोमिनेंस पोल थ्योरी, कि अगर कोई पोल ओरिजिन के पास है, कॉम्प्लेक्स पोल भी हो सकता है एंड रियल पोल भी हो सकता है, एंड उससे कोई दूसरा पोल, कॉम्प्लेक्स या रियल पोल कुछ भी हो सकता है, यहां से 5 to 10 टाइम्स दूर है, इससे अवे है, देन इस पोल को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो ओरिजिन के नियरर वाले पोल हैं, इन पोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट पोल। इनको क्या बोला जाता है, डोमिनेंट पोल। तो होपफुली आपको पता चला होगा कि डोमिनेंट पोल क्या है। डोमिनेंट पोल वो पोल है जो अपने ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के अंदर ज्यादा डोमिनेंस शो करेगा, एंड जो पोल इसको बोलते हैं हम लोग
ऐसा पोल जो हमारे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के अंदर डोमिनेंस शो नहीं करेगा वो नॉन डोमिनेंट पोल होगा एंड उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी। एंड जो ये आपका जो पोल हमने नेग्लेक्ट किया है इस पोल को हम लोग बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पोल। सो अब हमारे पास क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है। हम क्या कर सकते हैं, एक हायर ऑर्डर सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, लोअर ऑर्डर सिस्टम के अंदर। हायर ऑर्डर सिस्टम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर सिस्टम में। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक सिस्टम है s+1 एंड समथिंग s+10, ये h(s) है। ये कैसा है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है एंड ये एक हायर ऑर्डर सिस्टम है। इसको आपको अप्रोक्सीमेट करना है किस में, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको इनसिग्निफिकेंट पोल को नेग्लेक्ट करना होगा तो अपने सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो h(s) है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे भाई, s+1 1 कॉमन ले लेंगे तो s डिवाइडेड बाई 1 बन जाएगा यहाँ से। तो एंड यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 10 कॉमन आ गया, s डिवाइडेड बाई 10 प्लस। तो ये मेरे पास सिस्टम हो गया टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। देन टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो मेरा सिस्टम बन गया वो गया 0.1 डिवाइडेड बाई s+1 s/10 + 1। अब जो हमारा इनसिग्निफिकेंट पोल है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी इस पोल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो h(s) जो है वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा किसके इक्वल, 0.1 डिवाइडेड बाई s+1। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग हायर ऑर्डर सिस्टम्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, लोअर ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर उसमें कहीं पर डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो मेरे पास एक सिस्टम है जिसका जो h(s) है वो आपको गिवन किया है s+10 इंटू s² + 2s+2। तो इस सिस्टम का मुझे क्या निकालना है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है सेकंड ऑर्डर के अंदर, ये लोअर ऑर्डर के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट करना है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो भी आपका गिवन सिस्टम है उसको कन्वर्ट करना है किस में, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो हमारा सिस्टम बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले आप 10 कॉमन ले लोगे यहाँ से, s/10 + 1 एंड सेकेंड में ट्वाइस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बनेगा 1 + s+s²/2। तो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में आपका सिस्टम हो गया। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जब आपका सिस्टम हो जाएगा तो ये क्या बन गया, 1/20 डिवाइडेड बाई s/10 + 1 + s+s²/2। तो अब इस टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हम इसको जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो इनसिग्निफिकेंट पोल होगा, जब आप चेक करोगे प्लॉट बना के पोल एंड जीरो का, ये दो पोल्स कॉम्प्लेक्स पोल्स जो है लाई कर रहे होंगे एंड एक पोल जो है इनसे 10 टाइम्स, यहाँ पर रियल पार्ट शायद 1 आ रहा होगा, एग्जैक्टली चेक कर लेना। ये 10 टाइम्स अवे है, यहाँ से -10 के अंदर है, -1 पे है, तो ये 10 टाइम्स अवे फ्रॉम दिस डोमिनेंट पोल है, तो ये इनसिग्निफिकेंट पोल हो जाएगा और इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड नेग्लेक्ट करने का मतलब है इसको यहाँ से जीरो नहीं करेंगे, हटा देंगे। अब जो मेरा सिस्टम फंक्शन बनेगा h(s) वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/20 s²/2 प्लस s+। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट हो गया लगभग हायर ऑर्डर सिस्टम किसके अंदर, लोअर ऑर्डर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली डोमिनेंट पोल कंसेप्ट यूज किया है। तो एक क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ये आपने सोल्व करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट
सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। इस गिवन सिस्टम को आपने अप्रोक्सीमेट करना है किसके अंदर, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर। तो ये आपने करना है, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करूंगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ जो मैंने आज यहाँ पे किया, होपफुली आपको पता चला होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग डोमिनेंट पोल कंसेप्ट। बेसिकली डोमिनेंट पोल कंसेप्ट जो मैंने यहाँ से एक बार आपको बता ही देता हूँ, वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि मेरे जो पोल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लाई करते हैं। तो जो पोल ओरिजिन के पास होते हैं वो हमारे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के अंदर डोमिनेंस शो करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक एग्जांपल से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे मेरे सिस्टम के जो पोल्स हैं वो -1 -2 एंड -10 पे लाई कर -15 पे लाई कर रहे थे, एंड जो मेरा रेस्पॉन्स था वो -15 वाले के लिए साथ फास्टली डीके हो गया था एंड उनके साथ स्लोली डीके किया था। सो इसका मतलब जो मेरा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो बेसिकली किसकी वजह से अफेक्टेड होगा, मेरा वो पोल जो पोल ओरिजिन के पास में लाई करेंगे। तो डोमिनेंस पोल कंसेप्ट क्या कहता है आपको कि अगर आपके जो पोल है डोमिनेंट पोल से लगभग 5 to 10 टाइम्स अवे फ्रॉम द डोमिनेंस पोल हैं, तो ऐसे पोल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड इन पोल्स को बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट पोल। तो ये चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी, एंड इस डोमिनेंट पोल कंसेप्ट की हेल्प से आप हायर ऑर्डर सिस्टम को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो किसकी फॉर्म में, लोअर ऑर्डर सिस्टम की। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है, किस कैसे कैसे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, एंड एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो ये देखना, अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।